हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा और मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वी मूव टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स, द न्यूक्लियर पॉलिसीज एंड इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस। अगेन ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत बार रेपिटेटिव टॉपिक्स जो है आपको दिखते हैं। Right? So again, यहाँ पे what do you have to do? You have to ensure if topics are repeating, that means a number of times students will be very well aware of the kind of answer to write. So again, आपको अपने आंसर को थोड़ा स्टैंड आउट बनाना है। यहाँ पे इंश्योर करना है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो हैं ये इनग्रेन कर सकें, मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो हैं इनको डाल सकें। एंड ऐसे क्वेश्चंस में बाकी चाहे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे आप कीवर्ड्स ही कर लीजिए यूज। यहाँ पे कीवर्ड्स के साथ साथ प्लीज ट्राई एक दो स्कॉलर्स या जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा में, उनके नाम जो हैं जरूर ड्रॉप हो। नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स, एग्जामिन द नीड फॉर चेंज इन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी गिवन द रीसेंट फ्लक्स इन ग्लोबल ऑर्डर एंड न्यूक्लियर रेजिम्स। अब इन्होंने क्या बोल दिया? अब कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, कॉन्टेक्स्ट हमें पता है कि देखिए न्यूक्लियर डेटरेंस को लेके अब इसके ऊपर हमने न्यूमरस क्वेश्चंस जो है किए थे पेपर 2 में। हमने बात की थी कि क्या न्यूक्लियर डेटरेंस डेड हो गई है। हमने इतनी बार बोला था कि भैया म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के कारण, मैड के कारण ये होप किया गया था कि पीस विल प्रिवेल इन द वर्ल्ड। राइट, व्हाई? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि न्यूक्लियर वेपन्स कॉज कर सकते हैं। However, जो ongoing crisis है, not just the Russia-Ukraine conflict, but the kind of problems that exist ताइवान को लेके, the kind of belligerence जो कि नॉर्थ कोरिया दिखाता है, the kind of adventurism जो कि चाइना अंडरटेक करता है इंडिया के अगेंस्ट, both of them being nuclear powered states, the proxy wars that Pakistan continues to carry out against India despite both of them being nuclear states, right? इन सब के चलते हुए क्या देखा जा रहा है that मैड से जो एक्सपेक्टेशंस थी शायद वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई हैं। साथ ही में इंक्रीजिंगली क्वेश्चन की जा रही है द एफिकेसी ऑफ न्यूक्लियर रेजीम्स ऑल्सो। जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रेजीम्स है, चाहे वो एनपीटी हो गया, एनएसजी एक्सेट्रा जैसी ग्रुपिंग्स हो गई, बहुत कन्वीनियंटली कंट्रीज एज पर देयर ओन गेन्स इनको बाईपास कर रही हैं। राइट नाउ यूजिंग ग्रैंडफादर क्लॉजेस
इंडिया एंड यूएस व्हेन दे एंटर्ड इनटू सिविल न्यूक्लियर डील, राइट, इंडिया को स्पेशल वेवर दिया गया था एनएसजी के द्वारा, राइट, एंड इंडिया ने अबाइड बाय किया था कि आईएई के जो नॉर्म्स हैं एंड उनके जो पूरे सेफगार्ड्स हैं, आई एम इंश्योरिंग मैं उनका कोई भी उल्लंघन ना करूं, मैं उनको कंप्लीटली फॉलो करूं। चाइना एंड पाकिस्तान हैव नेवर बॉदर्ड विद दिस, राइट, चाइना ने तो कोई वेवर भी नहीं लिया है, बस अपना ग्रैंडफादर क्लॉज यूज करके, राइट, ये न्यूक्लियर जो कोऑपरेशन है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के नाम पे पाकिस्तान के साथ जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांजैक्ट करता रहता है। अगेन पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट को लेके बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट हाउ देयर वाज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज फ्रॉम पाकिस्तान टू अ स्टेट लाइक नॉर्थ कोरिया, जिसके कारण इनका जो पूरा बिल्डअप था वो भी पॉसिबल हो पाया, राइट। साथ ही में द काइंड ऑफ सस्पेंशन दैट वी विटनेस्ड ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी फ्रॉम पार्ट ऑफ रशिया, फोकस ऑन बिल्डिंग ऑफ टैक्टिकल वेपन्स के इवन नॉर्मल वॉर्स में हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर पाए, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर में भी बहुत चर्निंग हो रही है एंड न्यूक्लियर रेजिम्स की एफिकेसी को लेके भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क निकल के आए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस should India have a relook at its nuclear doctrine, at its nuclear policies, the main principles that inform its nuclear doctrine. Now, either you can talk about, आपकी इंट्रोडक्शन दो तरीके की हो सकती है, या तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं बाय टॉकिंग अबाउट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि व्हाट इज दिस सॉर्ट ऑफ ग्लोबल फ्लक्स और प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर रेजिम्स जो कि हम विटनेस कर रहे हैं, तो आप उनके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं और इंट्रोडक्शन पैरा में उससे शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप शुरुआत कर सकते हैं बाय टॉकिंग अबाउट इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, इनकी डॉक्ट्रिन किस तरह से निकल के आई है, राइट। सो ओवर टाइम जो है पहले, राइट, आफ्टर पोखरान 1998 के हमारे जो ब्लास्ट हुए उसके बाद से ही देयर वाज दिस फोकस ऑन फॉर्मुलेटिंग अ ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन। 2003 में फाइनली दिस डॉक्ट्रिन वाज पुट इनटू प्लेस एंड इसको जो है पब्लिक फोरम के अंदर भी डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। नाउ किस तरह से ये इवॉल्व हुई है एंड डिस्पाइट बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया अपनी कुछ हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो है इसको नहीं भूली है, जहां पे नॉन वायलेंस इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड साथ ही साथ में सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करना जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई है, जहां पे जो मेन प्रिंसिपल्स है ऑफ नो फर्स्ट यूज एंड क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के, राइट। नाउ वी कम टू द फैक्ट कि अच्छा, अब जब हमें पता लग गया दैट दीज आर द मेन फोकस एरियाज और दीज आर द ड्राइविंग फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, why does one need to relook at these principles? What kind of changes are happening or how do these changes impact India that there are calls for changing India's nuclear policy? ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। Then we will talk about that while there are obviously credible criticisms of India's nuclear doctrine, this does not mean that India should completely relegate the existing doctrine to the dustbins. There are also certain advantages and why India's doctrine continues to be important, हमने इसको भी highlight करना है। Then in conclusion, obviously, जो कि इंडिया की हमेशा strength रही है, adopt the middle path, राइट, कि अगर हमने कोई चेंजेस लाने हैं वो इंक्रीमेंटली लाएं, राइट, साथ ही में पूरी सूझबूझ अपना के कोई भी नया ट्वीक, नया ट्रांसफॉर्मेशन लाए ताकि इंडिया के इंटरेस्ट जो है एंड इंडिया की जो कमिटमेंट है टू नॉन प्रोलिफरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस, राइट, वो मेंटेन की जा सके, राइट। नाउ वी नो दैट व्हेन वी टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, गांधी जी जो है, जिनको माना जाता है द फादर ऑफ द नेशन, ही वाज समवन हु वाज कंप्लीटली अपोज्ड टू न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि गांधी जी इनको इविल एंड डायबोलिकल बुलाते हैं, राइट। ये कहते हैं ये जेन्युइनली इविल चीजें हैं जो कि किसी भी कंट्री को नहीं रखनी चाहिए। हाउएवर, नेहरू जो है, डिस्पाइट नेहरूवियन आइडियलिज्म, डिस्पाइट हिज कंटिन्यूस स्ट्रेस ऑन डिसआर्ममेंट, नेहरू वाज समवन हु हैड इनिशिएटेड इंडिया का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम एंड इसे काफी ज्यादा उन्होंने इनकरेज किया था, जो कि स्टीवन कोहेन कहते हैं कि नेहरूवियन प्रैग्मेटिज्म का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। नपोकोविच यहीं पे ऐड करते हैं दैट नेहरू ने तभी रियलाइज किया था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए एंड डिफेंस को इंश्योर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, पर्टिकुलरली जैसे जैसे न्यूक्लियर डेटरेंस
एंड मैड के आइडियाज की एक्सेप्टेंस होने लग गई थी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी के चलते हुए सी राजा मोहन कहते हैं दैट व्हेन वी लुक एट इंडिया की पोजीशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, ये एक डिलेमा पेश करती है। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है डिसआर्मामेंट को, सपोर्ट किया एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को, बट उसके बाद भी पहले 1970s में, राइट, एंड देन 1990s में वी कैरीड आउट आवर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हाउएवर, डिस्पाइट बिकमिंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इंडिया ने इंश्योर किया है दैट इंडिया रिमेन्स एन एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। एंड इसी को अंडरलाइन करते हुए इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी प्रपाउंड करना शुरू कर दिया था राइट आफ्टर इनके सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट्स, राइट। तो राइट आफ्टर दैट ड्राफ्ट जो है उन पे काम शुरू हो गया एंड 2003 तक हमारी जो डॉक्ट्रिन थी, जिसके अंदर के सुब्रमण्यम ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी। के सुब्रमण्यम हु इज आल्सो द फादर, हु इज वन ऑफ द न्यूक्लियर पॉलिसीज के स्टॉलवर्ट्स एंड फादर ऑफ आवर प्रेजेंट MEA S जयशंकर, राइट। उन्होंने इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बनाने के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। Now, when we look at India's nuclear doctrine, यहाँ पे दो principles stand out करते हैं, one of no first use and secondly of credible minimum deterrence। अब इनका मतलब क्या है? No first use obviously means कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है हमेशा इन रिटेलिएशन यूज किए जाएंगे। अगर कोई दूसरा देश जो है इंडियन टेरिटरी को या इंडियन फोर्सेस एनीवेयर को थ्रेटन करने की कोशिश करेगा यूजिंग एनी सच वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नाउ दीज कैन बी न्यूक्लियर वेपन्स, दीज कैन बी केमिकल वेपन्स, दीज मे बी बायोलॉजिकल वेपन्स, या फिर देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट जिसके बारे में इंडिया को पता लगता है, इट इज ओनली इन दैट सिनेरियो कि इंडिया रिटेलिएट करेगा यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। It will never use nuclear weapons as a first instance, right? साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि ये न्यूक्लियर रिटेलिएशन जो है मैसिव होगी एंड इंश्योर करेगी अनएक्सेप्टेबल डैमेज को भी, जिसके कारण इंडिया ने जो है अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है। At the same time, credible minimum deterrence को adhere करने के लिए within its nuclear doctrine, India has adhered to continuance of strict controls on export of nuclear and missile related materials and technologies, participation in fissile material cut-off treaty negotiations, and also ये observe करते हैं moratorium on nuclear tests कि हम और stress टेस्ट जो है नहीं क्रिएट करेंगे और कंडक्ट नहीं करेंगे टू फर्दर क्रिएट इवन मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और टू स्टॉकपाइल वेपन्स, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इंडिया ने फोकस किया है, राइट। सो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के लिए दोनों ही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन जो है उसको कर्व करने की बात करता है इंडिया, राइट। अब ये दोनों जो प्रिंसिपल्स है, a lot of scholars assert that ये क्या पेश करते हैं, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बज़वर्ड जो कि आपको इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत याद होना चाहिए। ये कहते हैं that this ensures that इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन is based on the concept of deterrence by denial rather than deterrence by punishment। तो आपको थ्रेटन करके, पनिशमेंट से डरा के नहीं डिटर करते, बल्कि ये बता के दैट हमें भी कैपेबिलिटी है ऑफ इंश्योरिंग डिस्ट्रक्शन, उस तरह से जो है ये डेटरेंस को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, राइट। हाउएवर, गिवन द काइंड ऑफ चेंजेस जो कि ग्लोबल ऑर्डर एंड न्यूक्लियर रेजिम्स में आ रहे हैं, इसके कारण अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स हैव कॉल्ड फॉर रीलुकिंग एट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड हमारी पॉलिसी। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इंडिया के आसपास का जो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है ये बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। तो इंडिया का जो नियर नेबरहुड है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली गिवन चाइना की इंक्रीज्ड अग्रेशन एज वेल एज राइज एज अ पावरफुल नेशन एंड न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर पर्टिकुलरली चाइना जो है फार एक्सीड्स इंडिया इन दिस prowess। इसी के साथ साथ द काइंड ऑफ चाइना पाकिस्तान एक्सेस जो कि इवॉल्व होके आ गया है। इसी के कारण शिवशंकर मेनन का मानना है दैट गिवन दिस काइंड ऑफ चेंजेस इन द काइंड ऑफ बिलिजरेंस जो कि चाइना शोकेस कर रहा है, मे बी इंडिया विल बी फोर्स्ड टू रीथिंक इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इन द इवेंट ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम अ न्यूक्लियर आर्म्ड चाइना, ठीक है। तो ये कहते हैं इंडिया विल नॉट वांट टू, बट इंडिया माइट बी फोर्स्ड टू डू द सेम। Furthermore, मनोज जोशी जो है, who is an expansionist scholar, expansionist कौन होते हैं? Who want to get rid of, तो हम broadly इस डिबेट को डिवाइड कर सकते हैं, moderates
वर्सेस एक्सपेंशनिस्ट में। एक्सपेंशनिस्ट है जो कि चेंज चाहते हैं, एंड मॉडरेट्स है जो कि मिडिल पाथ या सिमिलर डॉक्ट्रिन को जो है फॉलो थ्रू करना चाहते हैं। नाउ एक हार्डकोर एक्सपेंशनिस्ट स्कॉलर है मनोज जोशी, जो कि कहते हैं कि देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियर बैलेंस एशिया के अंदर चेंज हो रहा है, पर्टिकुलरली एज चाइना इज लेवलिंग अप, very importantly while US and Russia में even with the ongoing suspension, at least Russia hasn't withdrawn from the new START, China ने तो कभी participate ही नहीं किया है। Therefore it is important that India revisit its doctrine. Furthermore, when we even look at Pakistan, there is no first use when it comes to Pakistan. साथ ही में हर्ष पंत एंड योगेश जोशी ऑल्सो इन अ फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल आर्ग्यू करते हैं दैट गिवन द काइंड ऑफ डिस्पैरिटी नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बट इवन द कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ, वहां पे भी इंडिया एंड चाइना के बीच में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, ये कहते हैं दैट एज अ स्टांस, एज अ पोस्चरिंग, डराने के लिए, दैट मे बी इंडिया शुड मूव फ्रॉम डेटरेंस टू डेटरेंस बाय पनिशमेंट रादर देन डेटरेंस बाय डिनाइल, राइट। तो क्या होगा कि अगर इंडिया पब्लिकली अडॉप्ट कर लेगा फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को, तो एक तरह से इनका जो रिजॉल्व है कि देखो हमसे मेस मत करना और वी कैन रिस्पॉन्ड इन दिस मैनर, उसके थ्रू इवन कन्वेंशनल जो मिलिट्री अटैक्स है मे बी उन्हें अवॉइड कर सकता है चाइना एंड पाकिस्तान की तरफ से। एडिशनली ये कहते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड्स भी जो है न्यूक्लियर एक्टिविटीज पे वो एक पैराडाइम शिफ्ट जो है उसे इंडिकेट कर रहे हैं। यहां पे नीना टाननवर्ल्ड एज वेल एज स्कॉट सगान ने इसे अंडरलाइन किया है, पर्टिकुलरली गिवन द काइंड ऑफ एस्केलेशंस जो कि न्यूक्लियर पावर्स के अंदर भी देखी जा रही है, राइट। डिस्पाइट बोथ यूएस and Russia being nuclear powers, Ukraine could not be avoided. In fact, what Russia has done is very cleverly used deterrence to arm twist US and its NATO allies, right? जहां पे अब रशिया ने सस्पेंड भी कर दी है न्यू स्टार्ट की ट्रीटी। सिमिलरली एक बहुत ही बिलिजरेंस देखी जा रही है नॉर्थ कोरिया से, जहां पे वो मिसाइल टेस्ट ही करता रहता है। Then very importantly there are also frictions within the NPT regime, जहां पे ये माना जा रहा है that the kind of power that NPT was supposed to exude, it no longer exists, particularly the way in which it is being bypassed to transfer nuclear materials even if for a civil deal, even for civil reactors by countries like China to countries like पाकिस्तान, राइट, जिनकी कैपेबिलिटी को लेके और जिनकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को लेके मैसिव क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली रशिया एंड चाइना दोनों ही जो रिविजनिस्ट पावर्स हैं, दे हैव बीन बिल्डिंग न्यू वेपन डिलीवरी सिस्टम्स एज वेल एज टैक्टिकल वेपन्स व्हिच अगेन कॉल्स फॉर इंडिया टू रिव्यू इट्स डॉक्ट्रिन। देन वेरी इंपॉर्टेंटली राजेश्वरी राजगोपालन भी अंडरलाइन करते हैं कि किस तरह से क्रेडिबल डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए सर्टेन चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड। फर्स्टली शी सेज दैट देखो मे बी नॉट wholeheartedly adopt first use, but you can follow China's tactics. चाइना की डॉक्ट्रिन बहुत वेग है, पता ही नहीं लगता कि एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं वो। नो फर्स्ट यूज ही है, हैव दे स्विच्ड इट टू फर्स्ट यूज, राइट, बहुत ही एम्बिगुअस है। तो ये कहते हैं इसी तरह से मे बी इंडिया शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम फॉर्म ऑफ एम्बिगुइटी एज फार एज इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इज कंसर्न। वही ऑन द अदर हैंड जो एक्सपेंशनिस्ट स्कॉलर्स हैं जैसे कि भारत कर्नाड, ये कहते हैं आप कंप्लीटली ही गिव अप कर दो नो फर्स्ट यूज को, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली के सुब्रमण्यम, इनकी हम आर्ग्यूमेंट आगे भी देखेंगे, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि देखिए नो फर्स्ट यूज ना इतना कोई इसके बारे में रोने की जरूरत नहीं है, जो एफिकेसी है ऑफ योर न्यूक्लियर प्राउएस दैट विल डिपेंड ऑन योर कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर, कि अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है कितनी जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सेकेंड स्ट्राइक जो है सो इंश्योर कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम ऑल्सो एमिनेट्स दैट बिकॉज ऑफ द कमिंग अप ऑफ साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर, ये एक नई थ्रेट की तरह आ गई है। व्हाट इफ साइबर वॉरफेयर यूज करके, क्योंकि अब यूजेज तो सॉफ्टवेयर का ही हो रहा है इन एनेबलिंग दिस न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड यूजिंग देम टू रिटेलिएट, राइट। साइबर वॉरफेयर यूज करके व्हाट इफ वो आपके जो सिस्टम्स हैं उनको ही खराब कर दें, ठीक है, फिर आप कैसे ये कमांड एंड कंट्रोल जो है उसको यूज करोगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देयरफॉर नो फर्स्ट यूज जो है इसके कारण भी गिव अप कर देना चाहिए। नाउ ये बात होगी नो फर्स्ट यूज की। अनदर एरिया ऑफ कंसर्न जो कि स्कॉलर्स रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, और कुछ नहीं बट हमारे जो लेट
प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, व्हेन ही यूज्ड टू बी द डिफेंस मिनिस्टर, उनके फ्रेजेस बहुत फेमस है, सबने पढ़े होंगे कि इंडिया के पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस नहीं है, इंडिया के पास मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है, जो कि पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट स्केदिंग क्रिटिसिज्म था ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बाय इट्स ओन डिफेंस मिनिस्टर। राइट, अब यहां पे स्कॉलर्स लाइक अमित सक्सेना आर्ग्यू करते हैं दैट द काइंड ऑफ आर्म्स रेस जो कि नाउ अंडरवे है फॉर न्यूक्लियर सुप्रीमेसी पर्टिकुलरली इन द रीजन, गिवन द काइंड ऑफ डोमिनेंस जो कि चाइना असर्ट करना चाहता है, credible minimum deterrence is it's an irony, it is a paradox. Therefore, India needs to give that up. एक्सपेंशनिस्ट स्कॉलर्स सच एज ब्रह्मा चलानी भी इसको सेकंड करते हैं, जहां पे कहते हैं कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के लिए कंटिन्यूअस काम करना जरूरी है एंड देयरफॉर ये मिनिमम डेटरेंस का आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. सो वी नीड मोर वर्क ऑन आवर आईसीबीएम्स, राइट, वी नीड मोर वर्क ऑन स्ट्रॉन्गर मोर एफिशिएंट वेपन डिलीवरी सिस्टम्स. इन सब के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, जो कि अगेन इंडिया कर भी रहा है. व्हेन यू सी द कमिंग अप ऑफ ब्रह्मोस, अग्नि, राइट, आईएनएस अरिहंत एटसेट्रा, यू कैन सी दैट इंडिया इन अ टाइमली मैनर एंड थोड़े बैलेंस तरीके से इंप्रूवमेंट ला रहा है विदाउट अ होल स्केल एक्सपेंशन ऑफ फर्दर डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स. देन वेरी इंपॉर्टेंटली कर्नाड जो है कहते हैं कि ये जो मिनिमम का आइडिया है यही यूजलेस है. ये कहते हैं कि ये एक रियल मिलिट्री लायबिलिटी की तरह जो है ये सामने आ जाता है. अगेन दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो सेकेंडेड बाय सतीश चंद्र. ये कहते हैं व्हाट इज मिनिमम, राइट, मिनिमम तो विल ऑलवेज बी रिलेटिव, है ना. अब यहां पे आप यूज कर सकते हो ऑफेंसिव रियलिज्म, राइट, जिसके कारण देयर इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी डिलेमा. ये कहते हैं कि अब आपको बैलेंस ऑफ थ्रेट के लिए ही बनाए गए थे ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है. ये कहते हैं बैलेंस ऑफ थ्रेट अगर आपने मेंटेन करना है आपको एक क्रेडिबल डेटरेंस की जरूरत है, और क्रेडिबल डेटरेंस मेंटेन करने के लिए रिलेटिव पावर इज इंपॉर्टेंट, राइट. कैसे, अगर इंडिया को लगता है अभी मेरे पास जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है दैट इज ऑफ क्रेडिबल डेटरेंस फॉर पाकिस्तान एंड चाइना. अब इन लोगों ने तो अपने ऊपर कोई ऐसा सेल्फ इंपोज मॉरिटेरियम नहीं रखा हुआ. व्हाट इफ दे कीप लेवलिंग अप? आज हमारा डेटरेंस मे बी क्रेडिबल, राइट, टुमारो इट मे नॉट बी. Therefore, they say that there is a need for constant change. Therefore, the size and the kind of weapons that are involved ये open-ended होना चाहिए, ये fixed नहीं होना चाहिए अगर हम continue करके रखना चाहते हैं अपने credible deterrence को. ठीक है, so that is why दोनों ही NFU and credible minimum deterrence के लिए बहुत changes के लिए push किए जाता है scholars द्वारा. However, there are other moderate scholars who disagree. Chief amongst them being Dr. Manpreet Sethi. अब डॉक्टर मनप्रीत सेठी हाईलाइट्स दैट देखिए यू ऑल्सो हैव टू बेयर इन माइंड दैट इंडिया इज स्टिल एन इमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री. Therefore, if we abandon this idea of no first use and abandon this idea of credible minimum deterrence, पैसा लगता है इसमें, राइट, इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, राइट. साथ ही साथ में हमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव न्यूक्लियर वेपन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू इंश्योर कि किसी भी तरह की भूल चूक ना हो जाए. नो फर्स्ट यूज के अंदर क्या है दैट द ओनस लाइज ऑन द अदर कंट्री. अगर तुमने कोई गलती की फिर वी विल हैव टू रिस्पॉन्ड, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो इंडिया मे बी इज नॉट इन अ पोजिशन टू गो टूवर्ड्स फर्स्ट यूज केपेबिलिटीज. देन राकेश सूद भी अंडरलाइन करते कि देखिए इंडिया के पास जो है ना मे बी एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एक्सपेंडिचर जो कि फर्स्ट यूज के साथ आता है. साथ ही में ये कहते हैं कि देखिए अब इंडिया को अपनी इमेज भी मेंटेन करनी है एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ कंट्री जो कि सपोर्ट करता है डिसआर्मामेंट को, जो कि इवेंचुअली कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको भी सपोर्ट करना चाहता है इन अ यूनिवर्सल मैनर, इन अ स्टेप बाय स्टेप एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल मैनर, राइट. ये चीजें जो कि इंडिया ने हमेशा अंडरलाइन की है. तभी जो ट्रीटी आई है हमारी विच कॉल्स फॉर अ बैन ऑन ऑल न्यूक्लियर वेपन्स, तभी इंडिया ने ना इसकी नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट किया था ना इसे एक्सेप्ट किया था. इंडिया क्या बोलता है कि देखिए स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए. अगर बाकी देश इसका हिस्सा बन ही नहीं रहे हैं, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पावर्स, तो आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू डू एनी सच फूलिश थिंग, राइट. सो अब ये क्या बोलते हैं कि इंडिया ने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबल इमेज को मेंटेन करना है, देयरफॉर नो फर्स्ट यूज एंड क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बन जाते हैं इसके फॉरेन पॉलिसी के लिए.
यही पे मॉडरेट्स ने यही आर्ग्यू किया है कि देखिए क्रेडिबिलिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओनली आपके पास कितने वेपन्स हैं या फिर आप फर्स्ट यूज है या नहीं, जो कि के सुब्रमण्यम ने बोला था। ये कहते कितनी बढ़िया तरीके से आपकी कमांड एंड कंट्रोल फंक्शन करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड हमने अपनी पूरी एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है उसे बनाया हुआ है। साथ ही में अदर स्कॉलर्स लाइक बसरूर भी आर्ग्यू करते हैं कि देखिए इंडिया ना इस रेस में नहीं घुस सकता ऑफ अटेनिंग सुपीरियोरिटी और इवन पैरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट, बिकॉज इट विल बी अ नेवर एंडिंग साइकिल। यही तो सिक्योरिटी डिलेमा होता है, राइट। अब इंडिया क्या इसको अफोर्ड कर सकता है? पॉसिबली नॉट। जितना इंडिया ने मेंटेन करके रखना है बस इतनी अश्योर्ड एबिलिटी कि काउंटर स्ट्राइक एंड सेकंड स्ट्राइक जो है ये इंश्योर हो पाए, ठीक है। देयरफॉर इंडिया हैज टू बैलेंस दिस डिजायर ऑफ हैविंग अ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस, also ensuring कि India does not become one of those countries that uses nuclear blackmail. Therefore, India जो है एक moral stance लेती है which is worthy of its civilizational heritage and at the same time balance करने की कोशिश करती है इसके इस idealism plus pragmatic security and national interest के concerns को. But at the same time, this does not mean that the doctrine does not need to be reviewed and relooked at continuously. जरूरी है कि हम कुछ टाइमलाइन सेटअप कर ले, कुछ बॉडीज बना ले, ताकि after every few years India can consider and reconsider the principles of its nuclear doctrine and make changes in them which will be suitable for the environment जो कि उस दौरान exist करेगा to ensure कि India के interest जो है वो किसी भी तरह से sacrifice नहीं हो रहे।